वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज जो एक विषय है जो है वो राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित की गिरफ्तारी का, उस विषय पर बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि शायद बहुत लोग इस पर नकारात्मक भी लेते हैं इसको कि क्या इसकी पोल खोलने का या उसके बारे में नकारात्मक बोलने का ठेका लिया हुआ है मैंने। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बात ठेके की नहीं है, और क्या मेरा व्यक्तिगत कुछ उससे है इसीलिए मैं इस बारे में बात करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। और वैसे ऐसा है भी, लेकिन पूर्णतः ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोगों को जिस प्रकार से राजीव दीक्षित के भाई के जाने के बाद राजीव दीक्षित के भाई को उसका विषय आगे बढ़ाना चाहिए था, तो वो विषय जो है उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रदीप दीक्षित के व्यवहार के कारण। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसका बोलने का अधिकारी क्यों हूं, उसका कारण बड़ा ये है कि मैंने लगभग 4 वर्ष जो है वो सेवाग्राम में बिताए हैं, 2011 से लेकर 2014 तक। और मैंने बहुत नज़दीकी से, बल्कि बहुत बहुत निकटता से इस विषय पर उनके साथ काम किया है कि राजीव भाई के जाने के बाद किस तरह से राजीव भाई की कमी पूरी की जाए। और जब कुछ भी वहाँ पर नहीं था, राजीव भाई के जाने के बाद बिल्कुल ब्लैंक थे प्रदीप दीक्षित, उस समय हमने अपना सब छोड़कर और देश के करने के लिए राजीव भाई के भाई को अब कुछ नहीं होने देंगे, इस भावना से हमने उनके साथ काम किया। और इतना भाव था हमारा कि हम देखते थे कि इनके भाई के पर बहुत सारे खतरे जो दिखाते थे कि खतरे हैं, तो बहुत सारे खतरे दिखाते, तो हमें लगता था कि कहीं इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन हमारा वो सिर्फ भ्रम साबित हुआ, क्योंकि इसका जो मुझे समझ में आया, मैं पहले एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ इस विषय पे, कि जब राजीव भाई ने सेवाग्राम में धर्मपाल जी के साथ रहते हुए समय काफ़ी बिताया, उसके बाद इन्होंने अपने पूरे परिवार को उठाकर सेवाग्राम में लाकर बसाने का निश्चय लिया। और ये बापू कुटी में रहते थे उस समय, तो घर की ज़रूरत महसूस हुई, और माता पिता का ये प्रेशर भी रहा होगा कि भाई तुमने अपने भाई को अगर वहाँ से यहाँ पर अब शिफ्ट करा लिया है, पूरे परिवार को शिफ्ट करा लिया है, तो उसके विवाह की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी बड़े भाई होने के नाते राजीव भाई की भी थी। तो लेकिन राजीव भाई को कहीं ना कहीं इसके व्यवहार का अच्छे से पता था, क्योंकि बहुत सारे आरोप, जो पैसे के आरोप या कई प्रकार के जो पैसों का गड़बड़ आज़ादी बचाओ आंदोलन में हुआ, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है वो प्रदीप दीक्षित का रहा। क्योंकि राजीव भाई के साथ चलते चलते जिसका मूल स्वभाव था, उसकी वजह से इसने बहुत सारे पैसों की गड़बड़ भी की। और इस वजह से, लेकिन राजीव भाई को जब ये पता चला कि ऐसा है ये, तो अपने साथ ले जाने के बजाय मजबूरी में उनको एक ही काम देना पड़ा। वो देना पड़ा कि इसको किताबें और सीडी या कैसेट वगैरह डिस्पैच करने का काम इस सेवाग्राम में करता था। कि इसका प्रमाण क्या है कि जब मैं 2011 में सेवाग्राम गया पहली बार, और वहाँ राजीव भाई की जो लैपटॉप यूज़ करते थे, उस लैपटॉप का मैं प्रयोग करता था। उसमें राजीव भाई की ईमेल आईडी से डेटा निकालने का, कि ईमेल आईडी में राजीव भाई जो इलाज बताते थे, लोगों से जो बातचीत करते थे, तो सबको देखने का और उसको डेटा को एनालाइज करके उसमें से कुछ निकाल के लाने का वो जिम्मेदारी मैंने ली। और उसमें से मुझे जो ईमेल्स पढ़ने को मिले, उसमें प्रदीप दीक्षित का जिक्र केवल और केवल किताबें और सीडी डिस्पैच करने के लिए होता था, कि आपको अगर किताब सीडी चाहिए तो ये नंबर पे प्रदीप को फ़ोन करें। तो राजीव भाई सबका रिप्लाई करते थे। तो उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी। तो वो ईमेल आईडी का एक्सेस मेरे पास था, वो लैपटॉप का एक्सेस मेरे पास था, और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि मैं वो कर रहा था। और फिर प्रदीप भाई के साथ जो निकटता मेरी होती गई, उसमें उनके परछाई की तरह उनके साथ काम करने लगा, और हमको ये लगा कि ये व्यक्ति जो है देश के लिए कुछ करने को तत्पर है, और बहुत दीनहीन अवस्था में है, खतरों से घिरा हुआ है। तो जो पूरा कोरा भ्रम हमारा बाद में साबित हुआ, क्योंकि अंत में ये 1 साल से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मुझ जैसे लोगों की इसको ज़रूरत थी, तो इसने हम जैसे लोगों को ज़्यादा दिन साथ रखा। लेकिन जब देखने लगे कि ये लोग हाँ जी करने वाले नहीं हैं, यस मैन नहीं है, तो इसने धीरे धीरे हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र खेलकर हम पर भी पैसों का आरोप लगाया। जो इसने वीडियोस में आके 2019 में जब ट्रेडमार्क का मुद्दा आया था, तो उस ट्रेडमार्क के मुद्दे पे इसने खुलकर पहली बार जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये वहाँ से 6-7 लाख रुपए का ये करके भागा है, वो करके भागा है। ये सब फालतू की बातें इन्होंने की, क्योंकि ट्रेडमार्क के विषय पे राजीव भाई के इसको क्या प्रॉब्लम लगती थी कि इनको लगता था कि सेवाग्राम से केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को अपमानित करके उनका मनोबल तोड़कर निकाला गया। तो मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ,
मैं तो शायद अपने आप को बहुत निपट मूर्ख मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे समर्पित लोग जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान तक किया, अपने जीवन का, अपने जीविका का, अपने सपनों का बलिदान करके इनके साथ जो है काम किया, उनके सपने तोड़ने में, उनका हिम्मत तोड़ने में इस व्यक्ति ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोग ये सोच कर कि शायद हम सुधार पाएं, इस वजह से जुड़े रहे खून के घूंट पीकर कि भाई ये देख रहे हैं लोगों के साथ गलत होते हुए, इनको सुलझाने के लिए। लेकिन अंत में ये क्या हुआ कि ये खेल खेल कर हमारे माध्यम से पैसे वाले लोगों के साथ संपर्क इसका हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसको दान दिया और हम लोगों ने लाखों रुपए का दान, बुक फेयर में की सीडी किताबों को बेचने का काम हमने किया। हर वो काम किया जो ये सोचकर किया। देख लो वॉइस नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे थोड़ा सा कृपया प्लीज बताइए। कृपया मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है क्या? थोड़ा बताइए। अब आवाज आ रही है? आ रहा हूं। हम तो आगे हैं। माइक ऑन करता हूँ। जी तो इसको जितने सारे लोगों का मनोबल तोड़ा, इतने सारे लोगों का मनोबल तोड़ा इसने। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप ये मत समझिए क्योंकि मैं कोई यहाँ स्क्रिप्ट लिखी नहीं हुई मेरे सामने, मैं उस स्क्रिप्ट को देखकर किसी कहने पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये स्वभाव आप सबको ये अच्छे से पता है कि मैं जब तक व्यक्तिगत व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता मैं उसके विषय में बात नहीं करता। और मेरे लिए जो व्यापक विषय वो ये है कि इस देश में अच्छा काम करने वाले लोगों का हिम्मत तोड़ने का, मनोबल तोड़ने का काम कभी नहीं होना चाहिए। इसको ये गलतफहमी थी कि मैं क्योंकि बच्चे बेचारे बिहार से और ना जाने कहाँ से अब भावना में आके यंग लड़के इनके पास आते थे। एक साल उनको बिना कोई पैसा दिए, सैलरी दिए, उनसे घर के काम करवाना, उनसे दूध लाना ले जाना, जैसे नौकरों की तरह काम करवाना। और जब पैसे देने की बारी है, कुछ भी उनको आवश्यकता पड़ती थी परिवार में, उन सब चीज़ों को करने के जब समय आता था तो ये उनको धुतकार कर भगा देना। बहुत लोगों के साथ देखा। और कई लोगों का सामान लेकर पैसा नहीं देना, उनका फ़ोन नहीं उठाना, ये सब नहीं करना। तो हमें लगा कि शायद कुछ मजबूरी होंगी, तो हमें बताते थे कि बड़ी पैसों की दिक्कत है, ये है वो है। हम फिर भी भावनाओं में बहकर मानते शायद दिक्कत होगी। लेकिन जब हमने बहुत अति होते देखा इस चीज़ को, इसको लगा था कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनकी कोई औकात तो है नहीं, उनकी कोई सुनता तो है नहीं, चिल्लाएंगे, थोड़ा एक दो फेसबुक पे लिख देंगे, कुछ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरा जो मूल स्वभाव यही है कि मैं अन्याय होते देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भगवान ने शायद इसकी किस्मत खराब थी कि मैंने उस विषय पर बात करी। और जब बताया कि इस प्रकार से वहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब ट्रेडमार्क का मुद्दा आया 2019 में, तो भी मैंने हिम्मत के साथ बहुत सारे आरोप सहते हुए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट सहते हुए भी मैंने उस बात को उठाया कि ट्रेडमार्क लेना राजीव भाई के विषय पे, राजीव भाई की फ़ोटो पर ट्रेडमार्क लेना अपने आप में एक दर्शाता है कि इनका भाई किस लेवल तक गिरा हुआ है। लेकिन फिर इनके स्वभाव में ये आया कि मैंने जो अपने संतों से उनसे सीखा था हमेशा कि धर्म, व्यक्ति और पैसा, इसको इसी सीक्वेंस में हमें महत्व देना चाहिए। धर्म जो है, व्यक्ति की वजह से धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए और पैसे की वजह से व्यक्ति की हानि नहीं होनी चाहिए। तो पहले धर्म को सर्वोपरि रखें हम। और धर्म, ये हिंदू धर्म इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म मतलब मानवता का धर्म, जिसमें हम लोग सही का साथ दें, जैसे महाभारत में पांडवों को श्री कृष्ण ने बताया। उसके बाद व्यक्ति को महत्व दें हम, और फिर पैसे को महत्व दें। देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सबसे पहले पैसे को महत्व है, फिर व्यक्ति को महत्व है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं कभी, क्योंकि चाहे वो निरंजन वर्मा का मैंने साथ छोड़ा हो तब की बात हो, जिन लोगों ने व्यक्ति का महत्व समझा, मैंने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा। जैसे रविंद्र शर्मा जी हुए और बहुत सारे लोग हुए, तो उन सबको जो हमेशा लोगों का महत्व जिन्होंने हमें समझाया, उन सब लोगों के साथ हमने कभी भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जो धर्म के अनुसार ना हो या जिसके अंदर शिष्टाचार ना हो।
लेकिन जिन लोगों ने लोगों का प्रयोग किया, और मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग ठीक नहीं होते, कई लोग ऐसे भी घटिया होते हैं जिनको मतलब आप सुधार नहीं सकते, तो उन लोगों के साथ कुछ गलत होता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संत प्रवृत्ति के लोग, संत संदीप पटेल नाम का एक था जिसने अपने माता पिता की बीमारी को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस यहीं सेवाग्राम में कहते मेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो इनको हमने फिर जब बोलना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया और इनको वीडियो में आकर बोलना पड़ा मेरा नाम कि ये वीरेंद्र ऐसे करके गया, वैसे करके गया, जो आप इसका सबूत तक इनको दिखा दिया गया कि आपके पास इतना पैसा हमने जमा कर दिया है, जो भी बिक्री हुई सब कुछ हुआ, फिर भी नहीं मानना है, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वभाव ये है। तो सबने कहा कि वीरेंद्र ये तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है, सबके साथ ऐसा करता है। और लोगों को मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत सारी चीजें मुझे अभी बोलनी भी हैं कि इसकी गिरफ्तारी का क्या मायने है। इसने लगभग, जो मुझे खबर मिली है वो कंफर्म है कि नहीं, लेकिन लगभग 9 कंपनियां इसने खोली थी, जिसमें कुछ बेनिफिट लेने के लिए 2 करोड़ से अंदर की सेल रखता था, और जैसे ही 2 करोड़ की सेल के अंदर होता था तो ये दूसरी कंपनी बनाकर उसको बंद कर देता था, नई कंपनी खोलता था। ऐसी हेरा फेरी लोगों को जो है 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन 2012 में इसने लिया, लाखों रुपए इकट्ठे किए और घूम फिर कर उस पैसे को वागवट आयुर्वेद में लगा दिया। जब मुझे ये दिखने लगा कि ये व्यक्ति जो है केवल बेचने ही चाहता था, कि हम 2011 में वही काम कर रहे हैं, सीडी किताब बेचने का, 2012 में भी वही कर रहे हैं, 2013 में भी वही कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया इससे आगे बढ़ना है हमको। तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी थोड़ा करो। तो मुझे लगा, समझ में आया कि ये केवल बिकवाने के ही उसमें, इसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं करने वाला है ये व्यक्ति। तो ये सोचकर मैंने फिर इसके बाद सोचा कि इसको अलविदा। और लोगों को 1 साल पहले मैंने 13 अक्टूबर 2013 में इसको मेल भेजी और मैंने कहा कि आप जो है, मैं 2011 के स्वदेशी मेले में शामिल था जिसमें रामदेव आए थे, वहां पर पहला जो था 2012 में था, 2013 में था। 13 तक में मेरा बहुत सारा मोह भ्रम टूट चुका था कि ऐसा क्या व्यक्ति है ये। लेकिन मैंने इनको ईमेल लिखा, उस ईमेल में बकायदा ये लिखा कि जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे बुलाकर और जिस प्रकार से अपमानित करके यहाँ से भेज रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। ये मानवता के तरह कार्य करने का काम नहीं है। तो अगर आप 1 साल का मैं समय दे रहा हूँ, या तो इसमें सुधार कर लीजिए, अन्यथा मैं संस्था के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे ऊपर भी आरोप क्यों लगे? क्योंकि मैं व्याख्यान देता था, तो इनके व्याख्यान में को बहुत दम होता नहीं था, नॉलेज बहुत कम थी, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसके अलावा मैनिपुलेटिव दिमाग के हिसाब से सबके साथ बात करना, हम थोड़ा दिल से बोलते थे, तो लोग हमको थोड़ा ज्यादा महत्व देते थे कि व्याख्यान वगैरह के लिए बुलाने के लिए। तो ये व्यक्ति उससे इनसिक्योर होकर इसको समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा अब तो हमारी परमिशन लेके आप जाओगे व्याख्यान करने, ये करने जाओगे, हमारी परमिशन के बिना यहाँ व्याख्यान नहीं करोगे, वहाँ क्या है। तो मैंने बोला ये व्याख्यान देना मैंने आपके परमिशन से ना शुरू किया था, ना मैं खत्म करूंगा, ना पूछ कर जाऊंगा, मुझे जहाँ सही लगेगा मैं जाऊंगा। तो जब इसको समझ में आया कि ये यस मैन वाला व्यक्ति नहीं है, हाँ नहीं करेगा, तो फिर हमें इन्होंने मन में बना लिया कि इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, स्वाभिमानी व्यक्ति है, आरोप लगाओगे छोड़ के चला जाएगा। वही इन्होंने खेल खेला। जिन पैसे वालों को मेरे दिल्ली में जब सबसे पहले राजीव भाई के जब नाम को बहुत प्रचारित करने में हमने बहुत काम किया, तो पैसे वाले लोग भी जब आए तो उनके साथ साठगांठ करके इन्होंने उन पैसे वाले लोगों ने भी बहुत हमारी जड़ें काट कर, तो जिसमें ये एक संजीव मिश्रा नाम का व्यक्ति था, उसने देखा, वो बहुत मित्रता की तरह हमारे साथ रहता था, लेकिन उसने जिस तरह से आरोपबाजी करी हमारे साथ और हमारी जड़ें काट कर वहां पर सोचा कि हम करोड़ों कमाएंगे, ये करेंगे। तो इस तरह के कई लोगों ने जो है आकर हमको किया और हमारी जड़ें काट कर वहां प्रदीप दीक्षित को कन्विंस कर लिया कि उनको पता चल गया कि लालची व्यक्ति है, और लालची व्यक्ति को जो है वो पैसे का दिखा दो कि वीरेंद्र तो ना कमाएगा ना कमाने देगा और सबसे झगड़ा करेगा, गलत व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो भाई ऐसे करो, हम लोग इस काम को करते हैं, तो वीरेंद्र को हटाओ और वो करो। ये पूरा षड्यंत्र खेला गया। और मैं मानता हूं कि शायद वो अच्छा भी हुआ कि 2014 के बाद हम लोगों को मेरा जो है पूरा काम करने का जो तरीका, मैं और स्वच्छंद रूप से काम कर पाया। यहाँ तक कि रविंद्र शर्मा जी के पास भी जाने के लिए इन्होंने ये कहा कि रविंद्र शर्मा जी के पास भी आपको नहीं जाना है। प्रदीप दीक्षित ने मुझे रविंद्र शर्मा जी के पास भी जाने से रोका कि वो तो संघ के व्यक्ति हैं, कोई फायदा नहीं है। मतलब ये चाहता था कि ये यहीं में रहें, क्योंकि बाहर जाएंगे लोगों के बारे में पता चलेगा, तो लोग जो है बातें बनाएंगे, इसके बारे में असलियत बताएंगे, तो हम लोग साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। तो ये साथ छोड़ने की वजह से जो है साथ छोड़ने की वजह से ये जो वहां पर जो प्रचार होता था, क्योंकि आज तक आप देखो कि डीवीडी जो है
जो बनी है राजीव भाई की डीवीडी एडिट हुई थी वो मेरे ही हाथों से हुई थी। तो उसके बाद से इनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि कभी भी कि जो डीवीडी को एडिट कर सके कुछ, क्योंकि हम भावना से करते थे। रात रात भर जागकर सेवाग्राम में महीने में 10 दिन हम वहाँ बिताते थे, और 10 दिन बिताने के बाद जो है हम लोग तब घर के जीविका भी चलानी होती थी, सब कुछ करना होता था, हम लोग करते थे। और अब मैं ये नहीं कहता कि सारे काम मेरे हाथों से सही होंगे, मैं भी सामाजिक जीवन में नया था, बहुत गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन मन में भाव ये था कि हमारे लिए देश का कुछ काम होना चाहिए, राजीव भाई के विचारों पे काम होना चाहिए, उसके लिए हम लगे हुए थे। अब जो है कुलदीप दीक्षित का ये जो आज गिरफ्तारी हुई, इसमें बहुत लोगों को दुख भी पहुंचा है कि अम्मा बाबूजी को दुख पहुंचा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन ये व्यक्ति ने कहीं कुछ अति कर दी थी भाई, बहुत अति कर दी थी इसमें। मैं आपको तो बताऊं कि ये शायद कोई भी इस अति का, मैं मतलब इनके बच्चों पे नहीं, लेकिन इनका एक बेटा है करमन, आप देखेंगे ऑटिज्म का शिकार है वो, जो इन्होंने घपले पहले किए। मैं कहता हूँ कि ईश्वर किसी न किसी रूप में पाप का फल भी देता है। उनके बच्चों का प्रॉब्लम यदि था, बच्चों का जो प्रॉब्लम था वो किसी न किसी रूप में ईश्वर फल देता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों के ऊपर जो भी मुसीबत आई वो अपने प्रारब्ध से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा कि अब जो कोई भी गिरफ्तारी किसी उसकी हुई है, जिस प्रकार से उठाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा, वो वहाँ पर लोकल पुलिस को भी पैसे दे के रखता था पहले की, जिससे कि उसके पास पहले भी पैसों का घपला उसने किया, पहले भी बहुत सारे, तो उसको ये लगता था मेरे को, मैं अनटचेबल हूँ क्योंकि मैं राजीव दीक्षित का भाई हूँ। और राजीव दीक्षित का भाई होने की वजह से जिस प्रकार से लोग नए कोई भी राजीव दीक्षित को सुन रहा है, तो उनके लिए उनका घर, जैसे हमारे लिए 2011 में सर्वोपरि था, उनके लिए उनके परिवार के लोग सबसे पहले टच पॉइंट होते। तो आज भी बहुत लोगों के लिए हैं, और अम्मा बाबूजी को जो है सम्मान देने के लिए कि उनके अम्मा बाबूजी को दुख ना पहुंचे। लेकिन ये मैं आपको आज फैक्ट बता रहा हूँ इस बात को, इसको मतलब मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता, लेकिन उनके घर में मैं उनके घर के सदस्य की तरह रहा हूँ। प्रदीप दीक्षित अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, मन में सम्मान नहीं करता, रत्ती भर भी। तो मन में सम्मान क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नास्तिक व्यक्ति है, बिल्कुल भी किसी संत को नहीं मानता, किसी गुरु भगवान को नहीं मानता। वो ये यज्ञ में भी बैठेगा तो दिखाने के लिए बैठेगा कि लोग ये ना समझें, नहीं तो उसके मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी किसी चीज का न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोगों ने उस जगह पर जो कार्यालय था, उस कार्यालय में जब हम गए तो प्रेशर कुकर में भोजन बन रहा है, चाय बन रही है, वहाँ लोग जो नए जा रहे हैं हमारे जैसे, वो ये देखकर उल्टे पांव भाग जाते थे कि अरे हम तो अपने घर में लड़ के कुकर बंद करवा रहे हैं, यहाँ पर तो कुकर प्रयोग हो रहा है। तो जब मैं पहुंचा वहां पर तो मैंने देखा कि ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी, अगर ये सुधारी नहीं गई तो यहाँ पर लोग जुड़ेंगे नहीं। तो हमने वहाँ पर बहुत सारे मतलब बड़े परिवर्तन किए हमने। वहाँ साफ सफाई गंदी, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती थी, जो वहाँ लड़के रहते थे वो बिल्कुल साफ सफाई नहीं करते, तो चाहते थे कोई ना आए वहाँ पर। तो इस तरह से हमने वहाँ शुरुआत करके वहाँ लोगों को जोड़ना शुरू किया। बुक फेयर, यदि आपको मैं एक उदाहरण दूं, मैं अपना ही उदाहरण दूं कि हमने बुक फेयर लगाना शुरू किया 2012 फरवरी 2012 में पहला बुक फेयर लगा था। उस बुक फेयर में स्टॉल लगाया, हमें कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हमने स्टॉल लगाया, हजारों लोग वहाँ से जुड़े। हर बुक फेयर, चाहे दिल्ली बुक फेयर हुआ, वर्ल्ड बुक फेयर हुआ, दिल्ली में हमने स्टॉल लगाया राजीव भाई का। तो राजीव भाई का स्टॉल लगाने के बाद हमको जो वहाँ फीडबैक मिला वो सब यही मिला कि भाई यहाँ से बहुत प्रचार हुआ है, CD किताबें साहित्य से संस्था को बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ, और सब मुनाफा वहाँ भेजते भी थे। 9 दिन तक हम अपना सब काम छोड़कर वहाँ खड़े रहते थे। जब संस्था छोड़ी तो इन्होंने आरोप लगाया, तो इन्होंने ये तक कहा कि बुक फेयर में कमाई होती थी, इस कारण से वीरेंद्र वहाँ जाता था। तो मैंने इनको पूछा कि भाई अगर बुक फेयर में कमाई होती थी तो मेरे जाने के बाद एक बार भी बुक फेयर में उतने बड़े स्केल पर स्टॉल क्यों नहीं लगा? मतलब एक बार भी, आज आपको अच्छे से पता है कि बुक फेयर में जिस स्टॉल 2014 तक लगे, वो फरवरी तक जो लगे 5-6 जो बुक फेयर में लगे, उसके बाद आज तक, क्योंकि 9 दिन तक सब काम छोड़कर दिन रात वहाँ खड़े रहना, किताबें ढूंढना, लोगों से इंटरेक्शन करना, ये मुनाफे के लिए नहीं किया जाता, ये किया जाता है भावना से, देश के लिए काम करने के लिए भावना से। अगर इतना ही मुनाफा कमाना होता था तो और कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ उसके बाद? कभी आज तक बुक फेयर में स्टॉल नहीं लगा। और हमारे बाद एक स्टॉल लगा भी तो एक छोटा सा स्टैंड लगा था, एक पूरा स्टॉल नहीं लिया गया था, छोटा सा, जैसे वो मैगजीन रखने का स्टॉल होता है ना, उस तरह का छोटा सा एक स्टैंड लिया गया था।
तो अगर इतना ही मुनाफा होता तो आप लोग लगा लेते। कारण क्या था कि ऐसी भावना वाले लोग नहीं थे। क्योंकि क्योंकि आप समझो इस बात की कि ये जो जितना नुकसान ये व्यक्ति, ये इसका नहीं है कि ये राजू दीक्षित का भाई होने के नाते इसके पास दुनिया जाती थी। अगर ये प्रदीप दीक्षित अपने आप में कोई एंटिटी होता तो इसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन राजू दीक्षित का भाई होने की वजह से जिस प्रकार से लोग वहां पहुंचते थे और उन लोगों का फायदा जिस प्रकार से उठाया गया, अगर वो श्रम से फायदा उठा के, श्रम, आर्थिक, हर तरह से जो पैसा देने वाले लोग होते थे उनको घर में जाके विशेष रूप से भोजन खिलाया जाता था, और बाकी बेचारे जो कार्यकर्ता है उनको रात का खाना सुबह खिलाया जाता था। इस प्रकार की जो मानसिकता के साथ काम कर रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को, इसकी भाषा थी कि एक साल से ज्यादा वहां नहीं रखना है लोगों को, और एक साल के बाद जो है लोगों को हमारे राज पता लग जाते हैं, इसलिए हमें उनको भेज देना है। ये लोग एक साल के लिए अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, और जिन लोगों के सहारे संस्था 0 से 1 पे पहुंची है उन लोगों को अब साथ में नहीं रखना है, 1 से 2 पे पहुंचाने के लिए नए कार्यकर्ता चाहिए। तो जो व्यक्ति नए कार्यकर्ताओं को, जो राजीव भाई के विचारों से ओतप्रोत है, उन लोगों के मनोबल तोड़ने का जो काम ये कर रहा था, और जिस प्रकार से पैसे का इसमें हेर फेर करता है, ये पैसे को देता नहीं है लोगों को, या पैसे का हेर फेर करता है, सामान राघवट आयुर्वेद के नाम से जो कंपनी इसने खोली, तो फिर लोग कहते हैं कि आप अपनी गोदली परिवार जो आपने बनाया, गोदली.com बनाया, उस गोदली.com को चमकाने के लिए आप इसको नीचे दिखाते हो। मैं इतना उत्पादों को लक्ष्य मानकर, मैं इतने तुच्छ उद्देश्य के लिए देश में काम नहीं करता। आप लोग समझ जाओ इस बात को। ये इतना तुच्छ उद्देश्य की उत्पाद के लिए मैं बस ये दिखाऊं। अगर इतना तुच्छ उद्देश्य लेके चलता तो आज लगभग मुझे 2011 से 12 साल हो गए मुझे, आज मैं टिक नहीं पाता। संतों के कारण ये कि मानवता का कार्य करना है, दृष्टा का भाव रखते हुए, कर्ता का भाव नहीं रखा मैंने कभी भी। लेकिन उन सब लोगों को फिर गीता को उपदेश का क्या फायदा कि अगर अधर्म देखा तो अधर्म में तो अपने सगे संबंधियों तक का संहार ईश्वर ने करा दिया। तो मैं आज अगर कोई गलत देखता हूँ, वो भी उस व्यक्ति के जिसको मुझे पता है कि ये सब वो कर सकता है। राजीव भाई के मृत्यु के बारे में जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, झूठ क्या बोला इसने कि एक किताब, हर किताब के शुरू में 3-4 पन्नों में इसने कहानी लिख दी, और वो कहता है कि हमें, और मैं जब भी पूछता था यही कहता था कि मुझे राजीव भाई की मृत्यु के बारे में वो ये सब टेक्निकलिटी, पोस्टमार्टम ध्यान नहीं आया। कैसे ध्यान नहीं आया? तुम्हारा एक गुर्गा है मदन दुबे, वो गुर्गा तुम्हारा याद, खुद वो वीडियो में बोलता है कि मैं याद दिला रहा था प्रदीप भाई को, अब तुमने उसको चुप कराने के लिए अपना ट्रस्टी बना लिया, अब वो तुम्हारे पक्ष में बोलता है। तुम लोगों ने ये पूरा जो रैकेट चलाया हुआ था सेवाग्राम वर्धा में, उसका अंत होना जरूरी था। तो जिस प्रकार से अंत हुआ, ये मुझे कोई आश्चर्य ना, मुझे खुशी है। आप लोगों को ये मत समझना कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि वीरेंद्र अपना कोई बदला ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बदला लेना होता तो बहुत कुछ मैं कर सकता, लेकिन मैंने जितना किया कि टेढ़मा का जब विषय आया तभी किया। कि जिस प्रकार से ये अपने कार्यकर्ताओं को बदनाम करने में लगे हैं, एक मेरे जैसा व्यक्ति आवाज उठाने लायक हुआ तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, बाकी जिनके ऊपर आरोप लगाया उनका तो आपने सुना ही नहीं अभी तक। उन बेचारों पे क्या क्या, कितने लोग सुसाइडल हो गए, कितने लोगों को डिप्रेशन हो गया, कितने लोग बीमारियों में घिर गए, जस्ट बिकॉज इस व्यक्ति ने उनका मनोबल तोड़ के भेज दिया। ये वो लोग थे जो अपने घर से लड़कर आए थे कि हम स्वदेशी के लिए काम करेंगे, राजीव दीक्षित की मृत्यु को जाया नहीं, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपने परिवार से लड़ना, अपने जीविका को छोड़ना, ये सब जो करके आए थे उन सब की हाय लगी है ये। और मैं ये कहता हूँ कि उन सब ने जिस प्रकार से, कई लोग तो सुसाइड करने के मतलब इतने डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे लोग, मैं नाम किस का लूँ मैं आपको आज उनका, मैं कहता हूँ हम तो फिर भी निपट मूर्ख थे। लेकिन अब आर.एन. वर्मा जी जैसे व्यक्ति, अब वो अंत में 12 साल तक आर.एन. वर्मा जी ने कभी मैंने उनके ज्ञान के लिए, आपने देखा होगा हमने शिविर कराया, तो गोधली परिवार से उनको मैंने अब जुड़े हैं, वो अपनी मर्जी से जुड़े हैं, मैंने नहीं जोड़ा है। क्योंकि उनको ये समझ में आ गया, कहते वीरेंद्र जितना मतलब 1 महीने में 12 शिविर हमने करवाए थे, उसका पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में था। एक शिविर को अरेंज कराने की व्यवस्था मैंने की थी। तो वर्मा जी के साथ 1 महीना तक हमने प्रवास किया था। उस प्रवास में उन्होंने देख लिया था कि निष्काम भाव से वीरेंद्र काम करता है, लेकिन उस समय उनके मन में मेरे लिए थोड़ी धारणा अलग थी। उनको लगता था कि ये भी प्रदीप दीक्षित की तरह कुछ लालची है, कुछ है। तो वो उनको बाद में समझ में आया जब मैंने छोड़ दिया कि वीरेंद्र जैसा व्यक्ति आपके यहाँ से चला गया, उसका मुझे दुख है। लेकिन धीरे धीरे प्रदीप दीक्षित ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया जो बाकियों के साथ आया। तो ये जो व्यवहार था पूरा का पूरा, ये व्यवहार उन्होंने जो किया, ये जो व्यवहार उन्होंने किया,
ये व्यवहार जो है मुझे कभी भी पसंद नहीं आया कि इस तरह से आप आर.एन. वर्मा जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो आपकी संस्था को कहीं ना कहीं कहीं से कहीं पहुंचा सकते थे अपने चिकित्सा के ज्ञान की वजह से, उस व्यक्ति को भी आपने और वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजीव भाई को प्रॉमिस किया था फ़ोन पे, मिल नहीं पाए थे। राजीव भाई की जब मृत्यु के बाद उसके बाद 10-12 दिन बाद जो शोक सभा हुई थी उस तक में वो आए थे, उसका वीडियो भी है मेरे पास। क्योंकि इनको राजीव भाई ने उनको वचन दिया था कि मैं आपके परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस भीष्म प्रतिज्ञा में वो फंस गए और मेरे से लगातार उनकी बात होती रहती थी और वो यही कहते थे कि वीरेंद्र मैं इस प्रतिज्ञा में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं इनका साथ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का छोड़ देता। तो मैं उनको कहा कि भीष्म की प्रतिज्ञा भी कोई ऐसी सकारात्मक प्रतिज्ञा नहीं थी, उसके कारण कितना बड़ा महाभारत हो गया, ऐसे आपको भी भीष्म प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन वो भीष्म प्रतिज्ञा से मुक्त जब हुए तब तो उनका भी बहुत नुकसान हो चुका था। उसके बाद उनके ज्ञान के लिए लोगों ने उनके कई लाख रुपए खर्च भी करवाए, क्योंकि उनको लगा कि अब प्रदीप दीक्षित के बाद कोई बड़ी संस्था मेरे साथ में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को भी आपने छोड़ दिया जो इतना बड़ा परमाणु वैज्ञानिक रिटायर्ड था, उस तक को आपने छोड़ दिया, उस तक को आप सहेज नहीं पाए। मैं तो फिर भी मैं कहूँ मैं एक मिडिल क्लास का व्यक्ति था, लालची था, कुछ भी था आपके अनुसार, लेकिन एक आर.एन. वर्मा जी जैसे व्यक्ति ने झेला आपसे। इसका मतलब क्या है कि आपने केवल और केवल जीवन भर पैसे के लिए काम किया। और मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकरण के बाद अभी उनका बहुत बड़ा नुकसान और होने वाला है, जो मुझे अंदेशा है। और ये मैं आपको भाइयों मैं बता दूं, मेरा एक स्वभाव है व्यक्तिगत कि जब इस तरह से लोग बोलते हैं कि राजीव भाई का नाम खराब होगा, वीरेंद्र भाई इस विषय को हमें इतना नहीं उछालना चाहिए। ये विषय देश का है। राजीव भाई का एक अकेला परिवार यदि देश के किसी बड़े कार्य में बाधा बन रहा है या उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उनकी वजह से, तो मैं उस परिवार की वजह से देश का नुकसान तो नहीं होने दूंगा। मेरा उनके परिवार से कोई द्वेष नहीं है, बस द्वेष इतना है कि जिस संस्था देश में बहुत बड़ा काम कर सकती थी, आज वो उस व्यक्ति ने आपके लिए केवल अपने लालच के लिए, कुछ करोड़ों रुपए के लालच के लिए, करोड़ों रुपए का हेर फेर करने के लिए, उसने देश के एक बड़े आंदोलन को कोई दिशा नहीं मिलने दी। और उस कारण से आज 12 साल में उनके स्वदेशी मेले में पहला जो स्वदेशी मेला लगा था राजीव भाई की पुण्यतिथि पे, उसमें कई हजार लोग आए थे। उसके बाद से उतने लोग कभी नहीं आए जो बढ़ने चाहिए थे। वहाँ केवल वही लोग आ रहे हैं जिनके मन में अम्मा बाबूजी के लिए भावना है, वो आ रहे हैं वहाँ पर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। प्रदीप दीक्षित के लिए कोई नहीं आ रहा। जो भी वो लोग मुझे फ़ोन करते थे, मैं उनको कहता कि मैं रिकमेंड तो नहीं करता वहाँ जाना, लेकिन जाओ ज़रूर, जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो लोग आपने सुना है प्रदीप दीक्षित के बारे में, वो है कि नहीं। अपना भ्रम दूर कर लो पैसों के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में, उसके कमिटमेंट कुछ मत करना। क्योंकि यदि उसको पता लगा कि आप जो है कुछ हज़ार रुपये अब थोड़े अमीर हो, समृद्ध हो, तो आपके पीछे पड़कर कॉल करवा कर कॉल सेंटर की तरह ये व्यक्ति आपसे पैसे की उगाही कराएगा कि दे दीजिए, दान दे दीजिए, दान दे दीजिए। ऐसे नहीं होता है। राजीव दीक्षित की संस्था वालों को ऐसे फ़ोन करके दान मांगना पड़े। यदि प्रदीप दीक्षित के अंदर ये लियाकत होती तो वो अपने दम पे इस देश में हजारों करोड़ का एक संस्था खड़ी कर सकता था, लेकिन उसने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखा, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं था, हमने देख लिया था। तो आप ये जो गिरफ्तारी है, ये इसका सूचक है कि न्याय ईश्वर करता है, लेकिन ये जिस प्रकार से हो रहा है, ये है तो दुख का विषय कि जिसमें एक राजीव दीक्षित का भाई को अगर गिरफ्तार होना पड़ रहा है, तो वो जिस हम उससे बेईमानी की उम्मीद भी नहीं कर सकते, वहाँ वो गिरफ्तार हो रहा है। तो लोग कहते हैं अभी आरोप प्रूव नहीं हुआ है। मैं आपको कहता हूँ कि प्रूव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति सच में ऐसा कर सकता है। आप कानूनी दावपेच को खेलकर बच सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हम में और जो लोग लगता है कि केवल मैं ही आवाज़ उठाने का मैंने ठेका लिया हुआ है, तो मैं आपको तो बताऊं, बेशर्मी से बोलूं कि हाँ लिया हुआ है। क्योंकि मैं अगर हिम्मत नहीं दिखाऊंगा, बाकी लोग भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि केवल मैं ही आवाज़ उठाकर सिर्फ लोगों को लगेगा कि वीरेंद्र ही को ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास मंच नहीं है, उनके पास बड़ा चैनल नहीं है, उनके पास सोशल मीडिया का बड़ा नेटवर्क नहीं है। और जिनके पास नेटवर्क है वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको केवल जो है यूट्यूब और बस पैसे कमाने की चिंता है, उनको देश के लिए काम करने की कोई चिंता नहीं है। और मैं जो है इन सबको अपने जूते के नोक पे रखता हूँ, पैसे को, अपनी कंपनी को, इस सबको। मेरे लिए इसका महत्व कुछ नहीं है, वो सिर्फ माध्यम है मेरा समाज की सेवा करने का। तो मैं अगले 1 हफ्ते के बाद मैं एक जूम कॉल करूँगा,
यदि आप चाहें तो मैं उस डेट को आज ही डिसाइड कर सकता हूँ। अब आप चाहें तो मैं 5 अप्रैल को एक जूम कॉल करूँगा, तब तक बहुत सारी जूम कॉल करूँगा जिसमें लिंक मैं भेजूँगा। आप लोग यदि वो लिंक चाहते हैं कि आपके पास भी यदि प्रदीप दीक्षित के बारे में कोई भी प्रमाण है, कोई भी आपके साथ धोखा उसने किया है, छोटा बड़ा जिस प्रकार का भी, आप सब लोग एक जूम कॉल पर मेरे साथ आइए और अपनी अपनी व्यथा बताइए। उसको रिकॉर्ड करके हम सोशल मीडिया पे मैं डालूंगा, अपने चैनल पर डालूंगा और जितने बड़े बड़े चैनल पर डालना है, जिससे कि ऐसा व्यक्ति जो है दोबारा बाहर निकल कर दोबारा से, क्योंकि अभी ये बाहर निकलेगा तब भी ये सबके सामने एक नरेशन बनाएगा कि झूठा तो है, ये महा झूठा है, और ये नरेशन बनाएगा कि देखो मुझे ऐसे फंसा दिया गया, ये कर दिया गया। तो लोग दया करके ये अपने अम्मा बाबूजी का को सामने रख के और भावनात्मक रूप से लोगों को ब्लैकमेल करके फिर से ये उगाही करेगा और लोग दे भी देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा जावा की सभी लोग इस विषय पे जो उनका धोखा हुआ है, उनके पास प्रमाण है, उसको प्रस्तुत करने के लिए उस जूम कॉल पे आइए। तो मैं चाहूँगा कि 25 अप्रैल, ये बताना अप्रैल में संडे कौन सा पड़ रहा है? अप्रैल में पहला संडे कौन सा पड़ रहा है? तो अप्रैल में पहला जो रविवार होगा, नहीं चल रहा है, अप्रैल में पहला संडे कौन सा? 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को संडे है, तो 2 अप्रैल को एक जूम कॉल करते हैं साथियों, ठीक है? एक जूम कॉल करेंगे जिसमें आप सभी लोग जिनके पास भी किसी भी रूप में, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि हम जुड़ेंगे उसमें। तो मेरा मुझे भी पता है इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी गालियां मुझे मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश में युवाओं को दिशा देने का काम, दिशा भ्रमित करने का काम, दिशा ना देने का काम, या उनका ना दो लेकिन मनोबल तोड़ने का काम जो व्यक्ति करेगा उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। गालियां खा खा कर अब 12 साल में बहुत पक्के हो गए हम लोग। संतों ने हमें, अगर गीता का उपदेश सुनकर हमने ये भी अधर्म के खिलाफ न्याय वो आवाज़ नहीं उठाई तो कोई फायदा नहीं है। तो 2 अप्रैल को रविवार है, उस दिन सुबह शाम को नहीं, दोपहर को 12 बजे ये हम जूम कॉल करेंगे। आप लोग मेरी ईमेल आईडी है वीरेंद्र सिंह VIRENDER SINGH16 VIRENDER SINGH16 @rediffmail.com। इस पे ईमेल भेजकर अपना ईमेल भेज दीजिए और फ़ोन नंबर भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको जूम का लिंक भेजूं। आप जब जुड़िए उसमें, और पब्लिक भी कर सकते हैं उसको, अगर मैं अपने फेसबुक पे या उस पर कर सकते हैं, अगर इनकेस मैं नहीं कर पाया तो पब्लिक भी करके उसमें जुड़िए। और इसमें वो भी लोग जुड़ेंगे जो हमारा विरोध करने वाले होंगे, लेकिन जो लोगों के पास प्रमाण है कृपया करके वो इसमें जुड़कर अपनी बात भी कहने के लिए उस मंच का प्रयोग करें, जिससे कि गलत करने वाला व्यक्ति सोचे कि वो अनटचेबल नहीं है, अनअप्रोचेबल नहीं है, कि तुम कुछ भी गलत करते जाओगे, सालों साल, साल दर साल, करोड़ों रुपए लोगों के करके उनको डिप्रेशन में डाल दोगे और आप बच जाओगे। ऐसा नहीं होगा। तो प्रमाण साबित होते रहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खुद आप भी कौन से दूध के धुले हो, मुझे बोलते हैं। मैं नहीं हो सकता है कि मेरे से भी पाप हुए हैं और हुए भी होंगे। बहुत लोगों को जो गलत लोग थे उन्होंने मेरे साथ काम किया, उनके साथ लंबा नहीं चल पाए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा पाप किया हुआ व्यक्ति, हम लोग जो है किसी बड़े पापी को जो है सज़ा नहीं दे सकते या उनके बारे में बोल नहीं सकते। मैं पूरा अधिकार रखता हूँ, क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता कि बहुत त्याग किए हैं हम लोगों ने। आप लोगों को नहीं पता है पैसों की कितनी दिक्कत झेली है इस काम को करने के लिए। परिवार को, मेरी पत्नी जो है, मेरे बच्चा जीवन में 3 बार, जो मेरा बेटा हुआ तो उसको जीवन का संकट हुआ, क्योंकि मैं हमेशा प्रवास पे था। पीछे से वो छत से गिरने की नौबत उसकी आ गई। वो सब जो है ईश्वर ने, जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, उससे बचाया, लेकिन जीवन का संकट आ चुका था उसके। तो मैं नहीं होता तो घर में पत्नी काम करे या बच्चे को संभाले, लेकिन उसने मेरे प्रवास पे कभी भी शिकायत नहीं की। तो बहुत त्याग करने पड़े हैं। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप जब तक बताया नहीं जाएगा, लोगों को नहीं, उनको लगता है कि हम बड़ी चैन भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये जो आज 12 साल बाद दिख रहा है तो प्लानिंग करके नहीं किया गया। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत मुसीबतें सही। राजीव भाई ये जॉब छोड़ने के बाद अपनी जीविका की व्यवस्था करते हुए व्याख्यान करना, शादियों में फोटोग्राफी करी है मैंने, फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन शादियों में पैसा कमाने के लिए रात भर जग के फोटोग्राफी की है मैंने, तब परिवार चलाया है।
महीने में 5-10 दिन शादियों में फोटोग्राफी करके एक फोटोग्राफर की तरह मैं जो है अपने एक घर की जीविका चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि काम नहीं मिलता था, तो किसी प्रकार से व्यवस्था कम से कम पैसों में मेरी पत्नी ने चलाई। तो मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे मैं अपनी कहानी सुना, ऐसे जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया उनकी भी ऐसी कहानियाँ हैं। मैं बस है कि मेरा लोग सुनते हैं, बड़ा मंच है तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन लोगों की कहानियाँ भी सामने आनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा अपनी नौकरियाँ छोड़कर आए। तो ये सब बलिदान देने वाले लोगों का, मनोबल तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ जो आज हुआ है वो होना था। आज उनके माता पिता को दुख हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को के साथ गलत इसने किया है उन माता पिताओं के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी पत्नियों के बच्चों पे क्या बीती होगी वो किसी के सामने नहीं आता। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्यों राजीव दीक्षित अपने इस परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते थे, क्यों वो प्रवास पे रहते थे? कारण है क्योंकि उनको अपने परिवार में वो सात्विकता नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए, कि उन जैसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो राजीव दीक्षित के भाई का गिरफ्तार होने का मतलब ये नहीं है कि ये राजीव भाई का नाम बदनाम हो गया। मैं कहता हूँ साथियों, और तेजी से काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझिए। इसका मतलब मनोबल टूटना नहीं होता। जिस प्रकार से कमलकांत का हुआ कि वो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से उसने धोखा किया, तो लोगों का लोगों का विश्वास टूट नहीं। ये और तेजी से काम करने का अवसर है आप लोगों के लिए, कि काम और तेजी से करना और बेहतर करना है, जिससे कि ऐसे लोगों को जगह ना मिल पाए। ये उल्टा चलता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाए इसलिए ऐसा वो व्यक्ति गलत कर गया, कोई और व्यक्ति जो है ढंग से काम नहीं कर पाए इसलिए लोग धोखा पाकर उसके पास पहुंच जाते थे। तो आप लोग कुछ बड़ा मंच बनाओ ना। हम कोशिश कर रहे हैं विषयों पे, अलग अलग विषयों पे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये आप सबका विषय है। और ऐसे जो गलत लोग होंगे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का, कोरोना काल आया, हमने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, चैनल पे रिस्क आ गया, हमारे पर्चों के कारण हम पे FIR तक की नौबत आ गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम डरने वाले नहीं। चाहे सरकार हो, चाहे प्रदीप दीक्षित जैसे हो, कि कोई गाली निकालेगा कि क्यों गलत कर रहे हो, जो गलत है वो गलत है। तो साथियों, इस हिम्मत के लिए आप लोगों का साथ ज़रूरी है। आप लोग साथ दीजिए यदि गलत हुआ है। इसमें सिंपल गीता का एक उपदेश ध्यान रखिए कि आपको अधर्म हो रहा है। अधर्म के सामने जब अर्जुन खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से राज्य के लालच में अपने लोगों को मार दूं क्या? मेरे ये गुरु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, सब खड़े, इन सबको कैसे मार दूँ? तो शिष्य ने कहा वो तेरा काम नहीं है सोचना, ये सब लोग अधर्म की तरफ हैं, तो तेरा काम है इनका संहार करना। तो साथ ही फिर गीता के उपदेश का कोई फायदा नहीं यदि हम इतनी सी बात उसमें नहीं कर पाए कि हम ये सोच करके राजीव दीक्षित का परिवार है तो उनको गलत करने दें। नहीं, उनको संहार की बात नहीं कर, गलत नहीं करने देना है। वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जो भी उनके बारे में कुछ बोलता है, आप हर व्यक्ति गलत हो जाएगा, आप ही केवल सही हो, ऐसा तो नहीं है। तो इतने लोग गलत नहीं हो सकते। तो जब जूम कॉल होगी उसमें मैं कहता हूँ जितने लोग आ सकें आइए, और वो आए जो पीड़ित हैं, उनसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए ना आए। जो पीड़ित नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रदीप दीक्षित के साथ मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी दीजिए तो प्रदीप दीक्षित के साथ जो लोगों को व्यक्तिगत व्यवहार उन्होंने किया है वही उस कॉल पर आए जो व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। ये नहीं कि केवल वो कर दिया या पैसा उनको दिया है, उनको किसी प्रकार से उनके सामान लेकर पैसा नहीं दिया, वही लोग आए। तो उस जूम कॉल की सार्थकता है, क्योंकि मैं वो स्ट्रिक्टनेस के साथ उस जूम कॉल को कंडक्ट करूंगा। मैं बिल्कुल भी फालतू की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि वहाँ पर किसी ने भी गाली गलौज करी, कुछ भी करा, वो सब कुछ होने वाला है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप कृपया करके जेन्युइन लोग वहाँ पर आइए, और अभी मुझे नंबर यहाँ पर मत भेजिए अपने, आपके नंबरों को यहाँ पर लेकर लोग आपको कॉल करके फालतू में परेशान करेंगे। इस कमेंट में अपने नंबर मत डालिए। आप लोग जो हैं जूम कॉल का, जब मैं फेसबुक पे अपने डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, उस पोस्ट के द्वारा आप जूम कॉल तक पहुँचिएगा, इंतज़ार करिएगा। तो ये जूम कॉल जो है वो 2 अप्रैल को रात को दोपहर को 12 बजे, 2 अप्रैल रविवार है, रविवार दोपहर को 12 बजे होगा। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, जिससे कि ये विषय ऐसे और कई लोगों को डर होना चाहिए कि इतने सारे लोग एक साथ हैं आवाज़ उठाने के लिए। केवल वीरेंद्र ने ठेका नहीं लिया हुआ, और सच में मैंने नहीं लिया हुआ ठेका, लेकिन क्या करूँ, किसी और की सुनता कौन है।
और किसी के पास मंच नहीं है, इतने लोग नहीं, और जिनके पास हैं वो बोलना नहीं चाहते, वो अपना मस्त हैं यूट्यूब से पैसा कमाने में, उसमें कमाने में। तो बस साथियों यही बात है कि ये जो गिरफ्तारी थी ये ज़रूरी इसीलिए थी कि ये देश, कोई परिवार किसी देश से बड़ा नहीं, अपने देश और धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। तो यदि उस पर एक परिवार के कारण देश धर्म का नुकसान हो रहा है तो उस परिवार को ईश्वर के द्वारा सबक सिखाया भी जाएगा। हम लोग कोई नहीं होते, तो ईश्वर का व्यवस्था है सारे के सारे। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और बस वो बहुत सारी बातें थी, क्योंकि ये मान के चलिएगा कि ये व्यक्ति जो बोलना बहुत कुछ है, देखिए मैं आपको तो पता, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों को दुख इसने पहुँचाया ये उनकी हाई ही है जो ये गिरफ्तार हुआ है, और कुछ नहीं है। और मुझे बहुत समय लगा उभरने में, जब मैंने सेवाग्राम से मैंने छोड़ा, कि किस प्रकार से हमने सोचा था कि करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, लेकिन वो सब जो है चला गया। तो मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है आज के प्रकरण से। जिस प्रकार से राजू दीक्षित के भाई को किसी आंदोलन में जाते, जेल में किसी देश के परिवर्तन के लिए जाते तो शायद खुशी होती, लेकिन इस प्रकार से जाना, और क्योंकि मुझे पता है ऐसा है हेरा फेरी करने वाला। आज़ाद बचाओ आंदोलन के बहुत सारे साथी शायद इस बारे में बताएंगे। तो बस यही मुझे बात बोलना था, बाकी कुछ और होगा तो अपडेट दूंगा मैं आपको। और जो लोग प्रमाण मांग रहे हैं होंगे कि भाई क्या प्रमाण है, तो मेरे फेसबुक पेज पे उस पर फोटोग्राफ है जो पुलिस उनको लेके जा रही है, ट्रेन में बिठा के गिरफ्तार करके। राजस्थान की पुलिस ने महाराष्ट्र में उनकी सुबह सुबह गौशाला जाते समय उनको गिरफ्तार किया, उठाया वहाँ से, क्योंकि बहुत दिनों से ये छिपकर और हिडन, मतलब पुलिस से बचते रहे, लेकिन इन कहीं बहुत ऊपर से सरकारी बड़े ऊंचे तंत्र से प्रेशर आया, तब जाकर लोकल पुलिस ने भी सपोर्ट करके इसको गिरफ्तार करवाया है, ये खबर मुझे मिली है। तो इतना जो है यहाँ पर हुआ है, तो ऐसा नहीं होना था, लेकिन हो गया है। तो हम लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से नहीं, गीता के उपदेश के रूप में धर्म क्या कहता है, जब अधर्म की अति हो जाती है तो संहार आवश्यक है। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग धर्म, व्यक्ति और पैसा, इस सीक्वेंस में महत्व इनको नहीं देते, उल्टा महत्व, पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, फिर व्यक्ति को देते हैं, फिर धर्म को देते हैं, उनके साथ कभी नहीं जुड़ रहा है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो अन्यथा इस देश में इस प्रकार के लोग खड़े होते रहेंगे। तो बस साथियों इतना ही बोलना चाहूँगा। वंदे मातरम।